हमने क्या बोला, इको चैलेंजिंग रहेगी। रीजन बीइंग, देखो इकोनॉमिक्स में इकलौती बुक है आईएससी की फ्रैंक। आप ऑल ओवर इंडिया देख लो, सब लोग फ्रैंक ही यूज करते हैं, बहुत ही रेयरली कहीं कोई दूसरी बुक लेके आ जाएगा। टीचर्स भी 10-20 साल से यही पढ़ा रहे हैं, वो वर्ड टू वर्ड चीजें रटे हुए हैं। 11 में क्या होएगा ना, आपने टॉपिक समझ लिया, ठीक है, आपने याद कर लिया, लेकिन जब आपने आंसर लिखा और उनको लग रहा नहीं यार ये मैच नहीं कर रहा फ्रैंक से, वो काट देंगे, ठीक, इस उस पे मार्क्स कटेंगे। तो इकोनॉमिक्स प्रिपेयर कैसे करनी, 11 की इकोनॉमिक्स 12 से बिल्कुल अलग है। 11 में बोरिंग है, 12 में मजेदार है, ठीक है, ये चीज याद रखना। 11 में बोरिंग है, बिल्कुल कह रहे हैं, 11 में इकोनॉमिक्स में उतना मजा नहीं आएगा जितना 12th में आएगा। 11 में स्कोर करना मुश्किल होता है, बट 12th में आप अच्छा स्कोर करते हो। 11 में आप स्ट्रगल कर रहे होगे, 12th में आप 100 भी मार सकते हो। तो इसको 11 के बेसिस पे जज मत करना, ठीक है, और बहुत जल्दी डिसीजन मत लेना कि अरे बेकार हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, इकोनॉमिक की जगह वो सब्स्टिट्यूट क्या लेते हैं, बीएसटी ले लेते हैं। 11 में उसकी इतनी सी बुक दिखाई जाती है, 12th में इतनी मोटी हो जाती है बुक। बीएसटी इकोनॉमिक्स से मालूम क्यों ज्यादा डिफिकल्ट है 12th में, बीएसटी पूरी टर्मिनोलॉजीज पे डिपेंडेंट है, नए नए बड़े बड़े टर्म्स हैं, तो उनको रटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमिक्स तो 12th में बड़ी इजी हो जाएगी। देखो एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स और एक टर्म होता है इकोनॉमी। शान से आज तुम गलत आई हो, खैर अब आई तो बैठ जाओ। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस है। हम लोग की जो बुक है उस पर हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमी हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, वर्ड सुनते हैं ना, श्रीलंका की इकोनॉमी, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। इकोनॉमी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक मैकेनिज्म होता है जो लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो पैसा कमा सकें। इकोनॉमी स्ट्रक्चर में को कहते हैं। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है ना, मालूम क्या होता है, वहां लोगों के पास काम नहीं है, वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वहां भूखमरी आ गई, इनकम ही नहीं है, तो हम कहते हैं इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, वो सिस्टम कोलैप्स कर गया, वो मैकेनिज्म खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एग्जैक्टली है क्या, वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले 2 सालों में, वो है क्या। ये सब्जेक्ट भले ही तुम्हें बोरिंग लगे, लेकिन अगर तुम अपने कैरियर वाइज देखो तो ये सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा स्कोप देता है। खैर चलो, इकोनॉमिक्स, हमारा जो पहला चैप्टर है वो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन, इकोनॉमिक की एक डेफिनेशन नहीं है, इकोनॉमिक की 4 डेफिनेशन है, ठीक है। ये चीज हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कोई भी चीज इवॉल्व होती है, बात समझे। तो जो पहला बंदा उसने एक इनिशिएटिव लिया, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी क्या कहते हैं सब्जेक्ट नॉलेज के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से उसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, लोग उसकी स्टडी को पढ़ते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि भैया इसमें देखो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर देते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर आप कह रहे हो ये गलत है तो फिर बताओ सही क्या है। तो जब तक आपको ये ना पता हो ना सही ना है, तो आप गलत ना बोलो, ठीक है। गलत आपको पता गलत अपने तक रखो, क्योंकि जब आप गलत पॉइंट आउट करोगे तो आपको फिर बताना भी पड़ेगा कि भैया सही क्या है। तो जिसने क्रिटिसाइज किया फिर उसने उसी को आगे बढ़ा के उसके क्रिटिसिज्म, अपने क्रिटिसिज्म पे वर्क करके एक नई थ्योरी ले आया, फिर किसी ने उसको क्रिटिसाइज किया, तो फाइनली ऐसे डेफिनेशंस या कॉन्सेप्ट इवॉल्व होते हैं, ठीक है। ये इवोल्यूशन का पार्ट है। इवोल्यूशन वर्ड सब लोग समझते हो ना, कि धीरे धीरे बिल्डअप होता है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी अगर हम देखें तो ये भी इवोल्यूशन का पार्ट है। तो सबसे पहला जो इसमें डेफिनेशन आती है वो एडम स्मिथ की आती है। ये फादर बोले जाते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। एडम स्मिथ सबसे बड़ा बंदा, सबसे पुराना बंदा, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स को क्या है ना, कई एरा में डिवाइड किया गया है, तो हम लोग को एरा से मतलब नहीं है। क्लासिकल होते थे इस तरीके से, तो हम लोग को उससे मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बंदा याद रखो एडम स्मिथ। कुछ लोगों के नाम आपको याद ही हो जाएंगे, ठीक है। एडम स्मिथ हो गए, अल्फ्रेड मार्शल हो गए, ठीक है। फिर आगे करके कीनीस करके बंदे आएंगे, तो कुछ डेफिनेशंस तो आपको याद हो ही जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला बंदा था एडम स्मिथ। इसने एक डेफिनेशन बनाई, इनको क्रिटिसाइज करके अल्फ्रेड मार्शल अपनी डेफिनेशन लेके आ गए। फिर
क्या कहते हैं, रॉबिन्स आ गए, फिर सैमुअल्सन आ गए, ऐसे 4 डेफिनेशन बनी। तो हमारी देखो 4 डेफिनेशन है कौन सी, हम 4 डेफिनेशन को ऐसे क्लासिफाई करते हैं, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन। डेफिनेशन कौन सी है और उस डेफिनेशन को मतलब उसको देने वाला जो है वो इकोनॉमिस्ट कौन है। नाम के साथ आपको याद रखना है, वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है, एडम स्मिथ ने। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है, अल्फ्रेड मार्शल ने। स्कार्सिटी डेफिनेशन लियोनल रॉबिन्स, और ग्रोथ डेफिनेशन पॉल ए सैमुअल्सन। पॉल ए ना भी याद हो तो सैमुअल्सन याद कर लेना, ठीक है। और यहां मेस्सी मत लिख के चले आना, एक बच्चे ने एक बार मेस्सी लिख दिया था, हाँ वाकई में नहीं याद है, उसने बेचारे ने मेस्सी लिख दिया, सही है, ठीक है। एक पार्ट तो सही ना लियोनल, अब वो मेस्सी हो रॉबिन्स हो, तुम्हें ये पार्ट सही रख रहा है भाई, देखो ठीक है। तो हम लोग को तो पूरा नाम नहीं भी याद हो ना, रॉबिन्स सैमुअल्सन, बस एक हिंट याद रखना। बहुत रेयर केस है बट पूछ लिया जाता है कि भैया ये वेल डेफिनेशन किसकी है, किसने दी है वेल डेफिनेशन। 4 कौन सी डेफिनेशन है, वेल्थ, वेलफेयर, स्कैसिटी, ग्रोथ। ऑर्डर में याद रखना क्योंकि इसी ऑर्डर में डेफिनेशंस आई हैं, ठीक है। वेल्थ को क्रिटिसाइज करके कौन आया, वेलफेयर। वेलफेयर को क्रिटिसाइज करके कौन आया, स्केसिटी। स्केसिटी को क्रिटिसाइज करके कौन आया, ग्रोथ। ये 4 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। हो सकता है तुम लोग के स्कूल में चारों पढ़ाई जाए, वैसे तो है कुछ बुक्स में, हो सकता है 4 ना पढ़ा के सिर्फ एक वेलफेयर के हिसाब से बता दिया जाए, ग्रोथ वाली। मेन सबसे मेन देखो ग्रोथ है, ओ भाई सबसे मेन इसमें कौन सी है, ग्रोथ। जो मॉडर्न हम लोग की इकोनॉमी है ना, मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रोथ डेफिनेशन पे बेस्ड है, ठीक है। सबसे पुरानी सबसे नई, तो सबसे लेटेस्ट कौन है, ग्रोथ। तो हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट चलते हैं, वो सब किस पे बेस्ड होते हैं, ग्रोथ डेफिनेशन पे। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले वेल्थ, आज कोशिश करेंगे वेल्थ और वेलफेयर, जितना हो पाया, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। तो सिलेबस देखो क्या है इस चैप्टर का, आपको डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन के बाद आपको फीचर्स याद रखने हैं। हर डेफिनेशन के अपने फीचर्स हैं, फीचर आपको डेफिनेशन से ही मिल जाएंगे। और आपको याद रखनी है क्रिटिसिज्म। हर डेफिनेशन में आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, डेफिनेशन, फीचर्स और क्रिटिसिज्म। थोड़ा बहुत ग्रोथ डेफिनेशन पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज और पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हम इस वर्ड पे जाते ही नहीं है, ठीक है भाई। इतनी ही चीज आपको इस चैप्टर से पढ़नी है। क्या पढ़ना है, ये चारों डेफिनेशन, उनके फीचर्स, उनके क्रिटिसिज्म, प्लस डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई इतना पार्ट, इससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो बुक में जो एक्स्ट्रा है उसको छोड़ दो, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ाया भी नहीं जाएगा। अगर स्कूल में पढ़ा रही है मैम तो मजबूरी है आपकी, वरना ज्यादातर स्कूल में सिलेबस ये हम अपनी तरफ से नहीं बनाते हैं, याद रखना, ठीक है। सिलेबस काउंसिल की तरफ से आता है, काउंसिल जो सिलेबस बताता है हम लोग वही पढ़ते हैं। जिनके पास बुक है, बुक के स्टार्टिंग में सिलेबस मेंशन रहता है, वो कभी अच्छे से बताएंगे कैसे सिलेबस देखा जाता है। खैर चलो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखो सबसे पहले है वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ। इसको वेल्थ डेफिनेशन क्यों कहते हैं वो अभी हमें समझ में आ जाएगा। बेसिकली जब एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया ना, तो उसने वेल्थ को फोकस समझते हो, सेंटर रखा, और वेल्थ को सेंटर मान के उसने अपनी डेफिनेशन बताई। मतलब एडम स्मिथ के हिसाब से क्या था, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ। क्योंकि इकोनॉमिक्स आई तभी जब पैसा आया, वेल्थ आया, तो उसने लगा कि यार इकोनॉमिक्स का मतलब वेल्थ होता है, तो इसलिए इसको वेल्थ डेफिनेशन दे दी गई। और डेफिनेशन भी आप पढ़ो, इकोनॉमिक इज अ साइंस, ठीक है, विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कि एक नेशन के पास किस तरीके की वेल्थ होती है और वेल्थ कैसे आती है, कैसे आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। यहां तक तो कुछ याद करने लायक है ही नहीं, इकोनॉमिक इज अ साइंस, ठीक है, यहां तक कुछ याद करने लायक है नहीं। डेफिनेशन सिर्फ क्या याद रखनी है, इंक्वायर्स इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या होता है, कुछ चीजें बस एक फॉर्मेलिटी के लिए जो आप बोलते हो, मेन एक पार्ट होता है, वो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बुक है ना अभी सबके पास, बुक है, उसमें वेल डेफिनेशन है, उसको हाईलाइट मार्क कर लो। ब्रॉड में लिखा होगा बस वही है, उतनी सी,
ठीक है, ये चीज समझ गए। क्या है वेल्थ डेफिनेशन? वेल्थ डेफिनेशन क्या कहती है? इकोनॉमिक इज अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इन्होंने पूरा फोकस किस पे किया? वेल्थ पे। फीचर क्या होता है एक डेफिनेशन का? आप पोस्टमार्टम कर देते हो। पोस्टमार्टम समझते हो ना? एक लाश आई, उसका चीड़ा फाड़ी पूरा कर दिया, काट पूट के सारे ऑर्गन निकाल निकाल के आपने उसके चेक कर दिए। तो उसी डेफिनेशन को सबने पोयम पढ़ी है ना हिंदी में, कवि क्या कहना चाहता है एक्सप्लेन करते थे ना, सिंपल सी लाइन लिखी होती थी, लेकिन टीचर कहते नहीं आप बताइए कवि क्या कहना चाहता है। तो वो वही चीज है। अब इनकी छीछा लदेर की गई डेफिनेशन की, इस डेफिनेशन को समझा गया कि एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन का फोकस है। इन्होंने तो 31 लाइन बोल के चल दिए। इन्होंने क्या किया? 31 लाइन बोले चल दिए कि इट इंक्वायर्स इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। अब इस पे लोगों ने फिर वर्क किया कि नहीं यार, इसमें देखो डेफिनेशन ये कह रही है, एज पर एडम स्मिथ इकोनॉमिक का ये फीचर होता है, ये फीचर होता है, इकोनॉमिक का ये फोकस होता है। एक लाइन को आप डिटेल में समझ रहे हो, वो ही फीचर बन जाते हैं। जैसे अगर आप फीचर देखो, सबसे पहला फीचर क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ। कि इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के हिसाब से जो इकोनॉमिक्स है वो किसको स्टडी कर रही है? वेल्थ को। उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? हाउ पीपल अर्न वेल्थ एंड स्पेंड इट। लोग कैसे वेल्थ को अक्यूमुलेट करते हैं, कैसे अर्न करते हैं और कैसे खर्चा करते हैं। स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है। अब देखो बुक में जो डेफिनेशन, जो ये पॉइंट एक्सप्लेन किया गया होगा, तो पूरे पॉइंट के साथ कि एडम स्मिथ या क्लासिकल इस तरीके से लिखा जाता है। हमने उसका शॉर्ट में जो मेन है वो जिस यहां पे लिख दिया है, ठीक है, जो एग्जैक्टली आपको याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? पहला फीचर क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ। स्टडी ऑफ वेल्थ में एक्सप्लेनेशन में क्या है कि भैया इकोनॉमिक क्या स्टडी करती है? वेल्थ ओनली, कि वेल्थ कैसे अर्न कर सकते हैं और वेल्थ कैसे स्पेंड करते हैं लोग। भाई इकोनॉमिक्स इसी चीज पे फोकस करता है, कैसे अर्न करना है, कैसे स्पेंड करना है। तो पहला फीचर क्या कह रहा है? स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक किस पे फोकस करता है? कि लोग कैसे अर्न करते हैं वेल्थ को और कैसे स्पेंड करते हैं। ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर क्या है? कॉजेज ऑफ वेल्थ। वो क्या कॉजेज हैं जिनसे वेल्थ आपकी बढ़ती है, ठीक है, विच लीड टू एन इंक्रीज ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमिक किसको एग्जामिन करता है? उन कॉजेज को एग्जामिन करता है जिससे आपकी वेल्थ बढ़ती है। यहां पे क्या बोला कि कैसे आप वेल्थ अर्न करके स्पेंड करते हो, और यहां क्या बोला? उन चीजों पे फोकस करता है जिससे आपकी वेल्थ बढ़ती है। दोस कॉजेज विच लीड टू एन इंक्रीज ऑफ वेल्थ, ठीक है ना। वेल्थ कैन बी इंक्रीज बाय इट्स प्रोडक्शन एंड अक्यूमुलेशन। आप प्रोडक्शन और अक्यूमुलेशन, पैसा होड़ कर करके अपनी वेल्थ बढ़ा लो, पैसा कमाओ, उसको जो है क्या कहते हैं अकाउंट में जमा करते जाओ, जमीनें खरीदते जाओ। आप वेल्थ का क्या मतलब? यही तो है, ठीक है। अभी तो वेल्थ की डेफिनेशन, इनके टाइम में वेल्थ मतलब बहुत लिमिटेड था, अभी वेल्थ का मतलब बहुत कुछ हो गया है। इनके टाइम में वेल्थ का मतलब जमीन जायदाद ही था, लेकिन अभी वेल्थ में टैंजिबल और इनटैंजिबल सब आते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व हुई तो बोला गया सिर्फ वेल्थ सोना चांदी नहीं है, हेल्थ इज ऑल्सो वेल्थ, और ना हेल्थ इज ऑल्सो वेल्थ। तो अभी की इकोनॉमिक्स इस चीज को कंसिडर करती है कि हेल्थ इज ऑल्सो वेल्थ, समझे। तो ग्रीन डेवलपमेंट करके कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ये तुम लोग अभी पढ़ोगे नहीं। ग्रीन डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। वो कॉन्सेप्ट किस लिए? भाई हेल्थ इज ऑल्सो वेल्थ, ठीक है, कि आपकी अगर हेल्थ नहीं अच्छी तो फायदा क्या? आप जितना भी पैसा कमा लो, क्या फायदा? लाइक हम लोग इंडिया में इंडिया को डेवलप क्यों नहीं बोलते हैं? इंडिया ग्रो कर रही, इकोनॉमी ग्रो करी, डेवलप क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि डेवलप में होने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। अब आप दिल्ली में रह रहे हो, बढ़िया कमा रहे हो, लेकिन जब बाहर निकल रहे हो तो आपको एयर कैसी मिल रही है? पॉल्यूटेड, हाईली पॉल्यूटेड, ट्रैफिक जैम तो खैर तो हर शहर का होता ही होता है, बाकी कंट्रीज में भी चले जाओ। आप हेल्थ सर्विस अवेल करना चाह रहे हो तो पता चला आप कानपुर में रह रहे हो, अच्छी सर्विस के लिए आपको मुंबई जाना पड़ रहा है, आपको अपने शहर में अच्छी हॉस्पिटल सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं। आप कहते हो ना नहीं ये एजेंसी अच्छा है, टॉप का है, लेकिन लोग कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, मुंबई जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। आप अपने आसपास में इमरजेंसी में क्या होगा फिर? अगर इमरजेंसी हो गई तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपसे 14 घंटे काम कराया जाए, 15 घंटे काम कराया जाए, सैलरी अच्छी दी जाए, लेकिन 15-20 घंटे अगर आप काम करोगे उसके बाद आपके पास कोई टाइम बचेगा तो पैसा खर्चा कहां करोगे? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, वो चीज जब तक नहीं बढ़ेगी ना, आप डेवलप नहीं कहला पाओगे।
आ रही बात समझ में? ये आगे एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी वेल्थ की डेफिनेशन, जब आप वेल्थ बोलते हो ना, अभी बहुत ब्रॉड बन चुकी है। यहां पे वेल्थ बहुत नैरो है। यहां वेल्थ सिर्फ टेंजिबल चीजों पे फोकस किया जा रहा है, ये चीज याद रखना, पैसा, जमीन, यही सब। ठीक है, तो पहला फीचर क्या हो गया? स्टडी ऑफ वेल्थ। दूसरा फीचर क्या हो गया? कॉजेज ऑफ वेल्थ। और तीसरा फीचर क्या हो गया? इकोनॉमिक मैन। अब इकोनॉमिक मैन कौन होता है? देखो, इकोनॉमिक वर्ड मतलब पैसे से रिलेटेड। ठीक है, आप जब पढ़ रहे हो ना, तो आप याद रखना इकोनॉमिक वर्ड का मतलब पैसे से रिलेटेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी ना कॉमर्स में, सबने पढ़ लिया होगा, इकोनॉमिक बीएससी में पढ़ा ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या पढ़ा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो पैसा अर्न करने के लिए आप करते हो एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक मैन उस बंदे के लिए यूज किया जाता है जिसको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता है, अपने उसको क्या चाहिए उसको पता है, और वो अपनी नीड को कैसे पूरा करता है? वेल्थ के थ्रू। वेल्थ के थ्रू, याद रखना। ठीक है, तो इकोनॉमिक मैन इज वन हु इज अवेयर ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट एंड ट्राइज टू अचीव सेल्फ इंटरेस्ट बाय इंक्रीजिंग हिज मटेरियल गेन या थ्रू एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। कि वेल्थ बढ़ा के हम अपने इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हैं, वो होता है इकोनॉमिक मैन। कि पैसा कमा के, वेल्थ कमा के। आ रही बात समझ में? तो तीन कॉजेज कौन कौन से हो गए? स्टडी ऑफ वेल्थ, कॉजेज ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक मैन। सिंपल से फीचर्स हैं। स्टडी ऑफ वेल्थ क्या कह रहा है? कैसे वो वेल्थ को अर्न कर रहे हैं और कैसे स्पेंड कर रहे हैं। कॉजेज ऑफ वेल्थ क्या कह रहा है? कि इकोनॉमिक किस चीज को स्टडी करता है? उन कॉजेज से जिनसे वेल्थ हमारी बढ़ती है। और वेल्थ बढ़ती किसकी? प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन से बढ़ती है। और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? इकोनॉमिक मैन मतलब एडम स्मिथ के हिसाब से यहां जो बंदा है वो पर्सन अपने इंटरेस्ट को जानता है, और वो अपने इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाता है? वेल्थ के थ्रू। उसके वो इंटरेस्ट, यहां पे सिर्फ उन इंटरेस्ट की बात हो रही है जो वेल्थ के थ्रू आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, पैसा खर्चा करके ही आप अपने नीड्स को जो पूरा कर सकते हो, सिर्फ उन नीड्स की बात हो रही है। तो ये हो गया तीन फीचर। क्या इनको याद रखना बहुत मुश्किल है? ठीक है ना, याद हो जाएंगे। डेफिनेशन सिंपल सी है, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक इज अ साइंस दैट इंक्वायर्स इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। फीचर कौन से हैं? तीन। स्टडी ऑफ वेल्थ, कॉजेज ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक मैन। स्टडी ऑफ वेल्थ क्या कहता है? कि हाउ पीपल अर्न एंड स्पेंड इट। ठीक है, एक नेशन कैसे क्या कहते हैं वेल्थ को अर्न करता है, स्पेंड करता है। कॉजेज ऑफ वेल्थ क्या है? इकोनॉमिक सीक स्टडी दोज कॉजेज विच लीड टू इंक्रीज इन वेल्थ। और इकोनॉमिक मैन जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को जानता है और सेल्फ इंटरेस्ट को कैसे पूरा कर सकता है? वेल्थ को इंक्रीज करके। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली क्या है? कि वेल्थ को बढ़ाना है। इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट वेल्थ। तो अब आते हैं इनके क्रिटिसिज्म पे। याद रखो, जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करेगा अगली डेफिनेशन उसी की होगी। इनको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, कई लोग थे, अकेले नहीं थे। देखो, एडम स्मिथ भी अकेले नहीं थे, उनके टाइम में कई इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, लेकिन एडम स्मिथ सबसे आगे आए। उनकी थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे फिजिसिस्ट, बहुत से फिजिसिस्ट रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे मशहूर कौन है? आइंस्टाइन। उनमें सबसे मशहूर कौन से रहे? आइंस्टाइन। ऐसा नहीं कि वो अकेले फिजिसिस्ट थे, उनके बाद भी बहुत से आए, उनके साथ आगे पीछे शायद और एक आध लोग रहे हो, लेकिन सबसे फेमस वो हुए। वैसे एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, इनके साथ बहुत से लोग थे, पर हम लोग सिर्फ इन पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्रिटिसिज्म। जलने वाले जलने लगे, उन्होंने डेफिनेशन दे दिया, मशहूर हो गए। जाहिर सी बात है, डेफिनेशन कहीं पब्लिकेशन में आई होगी। ठीक है, मशहूर हो गए, लोगों के अंदर जलन आ गई, तो बस लोगों ने क्या किया? क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। जो जलता है वही तो क्रिटिसाइज करता है, और कौन क्रिटिसाइज करता है? जो आपसे खुश है वो क्रिटिसाइज करता है। तो जो तुम्हारा दोस्त तुमको क्रिटिसाइज करना, समझ जल रहा है वो। ठीक है, मार्क्स आने पर जलेगा वो, याद रखना। पहला जो इनको क्रिटिसिज्म किया, जो कि इनकी डेफिनेशन है, ऑल अबाउट वेल्थ। वही चीज, टू मच एम्फेसिस ऑन मटीरियलिज्म, बहुत ही ज्यादा मटीरियलिस्टिक है। मटीरियलिस्टिक समझते हो ना? चीजों से लगाओ जिसको बहुत ज्यादा होता है, उसे कहते हैं मटीरियलिस्टिक। ठीक है, अब जैसे आपकी कार आई, खड़ी है, बेचारा गरीब गुजर रहा था, गलती से उसका साइकिल पलटा, वो जैसा टच हो गया, आपने उसको पीट दिया, मेरी कार। ठीक है, तो भाई बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक आपको बोलोगे। ठीक है, कार यार उसने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से लग गया, जरा सा छू गया। ठीक है, तो मटीरियलिस्टिक बोलते हैं जिनको चीजों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। ठीक है, उनको लोगों के इमोशन या फीलिंग से मतलब नहीं होता है, उनको चीजों से मतलब होता है, उनको बोला जाता है मटीरियलिस्टिक। ठीक है,
वो पैसा भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनको यही बोला गया है बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए। बाय डिफाइनिंग इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वर्ड यूज किया जाता है एडम स्मिथ के साथ वालों के लिए। हमने कहा ना इकोनॉमिक्स से कई एरा रहे हैं, तो जिस एरा में एडम स्मिथ थे वो क्लासिकल एरा कहलाता था, तो इसलिए वर्ड यूज किया गया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये एडम स्मिथ के लिए यूज किया गया, एडम स्मिथ और उनके साथ के जो उस टाइम लोग हुआ करते थे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये मत सुना क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या है, उनको बोला जा रहा है। ठीक है, कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैव इग्नोर्ड द हायर वैल्यू ऑफ लाइफ सच एज हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन। इन सब बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं यार, इसे वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। हैप्पीनेस नाम की भी तो कोई चीज होती है, ठीक है, लव एंड अफेक्शन नाम की भी तो कोई चीज होती है। ठीक है, यहां तो ये वाला गाना गा रहे हैं, पैसा है तो सब कुछ है। ठीक है, मनी है तो हनी है, एक गाना था गोविंदा का, मनी है तो हनी है। ठीक, तो इनका तो गाना वही वाला चल रहा है यार, पैसा है तो सब कुछ है, बाकी चीजें भी तो होती है। हर कोई पैसे से प्यार नहीं करता है, हर कोई दोस्ती पैसे के लिए नहीं करता है, कोई सच्चे दोस्त भी होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला कि यार और भी चीजें होती हैं, आप सिर्फ वेल्थ के बारे में बात कर रहे हो, बट ये भी तो होती चीजें, और ये लाइफ में ज्यादा ऊपर मानी जाती हैं। ठीक है ना, हैप्पी लिविंग एंड नॉट गेटिंग रिच शुड बी द एंड ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द हैप्पी लाइफ, नॉट वेल्थ। तो इन्होंने क्या बोला भैया, देखो एडम स्मिथ के हिसाब की जो डेफिनेशन से क्या लग रहा है कि वेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दुखी रहो। हकीकत तो यार दौलत होगी, दुख भी सह लेंगे, है ना, पैसा रहे दुख सह लेंगे, हकीकत तो यही है। लेकिन बातों में ये अच्छा नहीं लगता है, बातों में ये अच्छा लगता है अरे पैसा रहे ना रहे खुश रहना चाहिए आदमी। तो बस यहाँ बातें ही चल रही हैं कि पैसा रहे ना रहे खुश रहना चाहिए, हम कम पैसे में भी खुश रह लेंगे। एक्चुअल में ऐसा होता है नहीं, खुश रहने के लिए पैसा तो चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं यार कि रिच होना एफर्ट्स मायने नहीं रखता है, हैप्पी लिविंग मेन होना चाहिए, ये मेन मोटिव होना चाहिए, हैप्पी लिविंग। आपका फोकस सिर्फ वेल्थ पे कि रिच हो जाओ रिच हो जाओ रिच हो जाओ, बात तो सही कह रहा है, रिच हो जाओ सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, पैसा आएगा तुम खुश रहोगे, थोड़ा सा अपसेट होगे अपनी बढ़िया सी कार में निकाल बैठोगे, ड्राइव करोगे, मन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लड़ाई होगी, पापा ने डांट दिया, दुखी हो, अपना ट्रिप कराया, दुबई घूमने निकल गए, मन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पैसे से होएगा ना मन अच्छा, पैसे से तो मन अच्छा होगा, बाकी क्या करेंगे यार, है खुश रह के क्या करना है, पड़े हुए हैं वही धूप में जो है बाइक पे चले जा रहे हैं, धूप में जलते हुए खुश हैं हम। भाई ऐसी खुशी नहीं चाहिए किसी को, कैसी खुशी चाहिए सबको, दुखी खुशी नहीं आवे, दुख चाहिए वेल्थ वाला। ठीक है, तो एडम आज के टाइम में लोग एडम स्मिथ से ज्यादा एग्री करेंगे। खैर, तो पहला इनका क्रिटिसिज्म क्या था, टू मच एम्फेसिस ऑन मटीरियलिज्म, कि आप बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो, आप लाइफ की जो हायर वैल्यूज वाली चीजें होती हैं उन पे आप फोकस नहीं कर रहे हो। अल्टीमेट गोल लाइफ का क्या होता है, हैप्पी लिविंग, कहानियां खत्म होती है ना हैप्पी एंडिंग से, ये अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, रिच होना गोल नहीं होता है। ठीक है, आप पैसा कमा के भी खुश रहना ही चाहते हो, अगर आपने ज्यादा पैसा कमा लिया खुश नहीं तो वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आप पैसा कमा रहे हो खुश रहने के लिए, ठीक है, आप पैसा कमा रहे हो खुश रहने के लिए, आप घूमने जा रहे हो तभी तो खुश रह रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो तभी तो खुश रह रहे हो। ठीक है, तो पहला क्रिटिसिज्म तो ये आया कि भैया देखो रिच होना मेन मोटिव नहीं है, अल्टीमेट मोटिव क्या है, हैप्पी लाइफ। कर लिया क्रिटिसाइज, खुश हो लिए, चलो अब अगले की सुनते हैं। फिर किसी ने बोला कि यार देखो वेल्थ की आपने बहुत नैरो डेफिनेशन बताई, जो कि अभी हम बता रहे थे ना, हमने क्या बोला, वेल्थ का एडम स्मिथ के हिसाब से वेल्थ का क्या मतलब है, पैसा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं होती है, हेल्थ इज ऑल्सो वेल्थ, नॉलेज इज ऑल्सो वेल्थ। लोग कहते हैं ना नॉलेज होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वेल्थ है। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं भी होगा, आपके पास नॉलेज होगी, आपको बड़ी इज्जत मिलेगी, आपको बड़ी इज्जत मिलेगी अगर आपके पास नॉलेज होगा। तो यहां पे वही चीज कहना चाह रहा है कि हेल्थ भी तो वेल्थ होता है, आप हेल्दी हो ये एक बहुत बड़ी चीज है। आपके पास खूब पैसा है लेकिन आप बीमार पड़ गए, ठीक है, और आप उस पैसे से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हो सकता है तुम लोग का सुपर सीनियर एक था, जानते होगे, उसके फादर थे, ठीक है, बीमार पड़ गए, उनको पैरालिसिस हो गया, कई साल बेचारे वो पैरालिसिस में पड़े रहे, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। तो अब देखो पैसा था लेकिन बीमार पड़े थे, क्या ऐसी लाइफ किसी को चाहिए रहेगी, नहीं चाहिए रहेगी। तो यहां पे वही बात हो रही है कि हेल्थ भी एक चीज होती है, पैसा है लेकिन अगर आप बीमार पड़े रहोगे ना तो वो बेकार है, वैसा किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, नॉलेज
ये भी वेल्थ होती है। तो मेजर क्रिटिसिज्म इज दैट दे हैव डिफाइंड वेल्थ इन अ वेरी वेल्थ कह रहे हैं, they have defined wealth in a very narrow and restricted sense. वेल्थ को बहुत नैरोली इन्होंने डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू देम वेल्थ कंसिस्ट ऑफ मटीरियल और टेंजिबल गुड्स। एज पर एडम स्मिथ वेल्थ का मतलब सिर्फ टेंजिबल गुड है, बट एक्चुअल में वेल्थ सिर्फ टेंजिबल गुड्स को नहीं कहते हैं। दे हैव एक्सक्लूडेड नॉन मटीरियल गुड्स, जो इनटेंजिबल चीजें होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उसको तो इग्नोर कर दिया। हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, ये सब आपने वेल्थ से हटा दिया। ये इनका दूसरा क्रिटिसिज्म था। पहला क्रिटिसिज्म क्या दिया गया? टू मच एम्फेसिस ऑन मटीरियलिज्म, बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है? नैरो डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। तीसरा, सेकेंडरी प्लेस टू मैन। भाई इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट मैन, लेकिन आपने मैन को किनारे रख के वेल्थ पे ज्यादा फोकस किया। इन्होंने क्या बोला, जो क्रिटिसिज्म जिन्होंने दिया, जो क्रिटिक्स थे, इन्होंने बोला देखो ऐसा है, वेल्थ अल्टीमेट गोल नहीं है, वेल्थ इज अ मीन। अल्टीमेट क्या है? वेलफेयर होता है। अल्टीमेट क्या होता है? वेलफेयर होता है। वेलफेयर के लिए पैसे की जरूरत है। मतलब जिन्होंने क्रिटिसाइज किया उन्होंने ये नहीं बोला पैसा नहीं चाहिए, उन्होंने कहा पैसा हमको भी चाहिए। बट आप कह रहे हो पैसा ही सब कुछ है, हम कह रहे हैं पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा एक मीन है, एक रिसोर्स है जिससे आप वेलफेयर पे पूरा करना चाहते हो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए? वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, वेल्थ एक रिसोर्स होना चाहिए, वेल्थ के बिना काम नहीं चलेगा। इन्होंने वेल्थ को डिस्कार्ड नहीं किया, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में वेल्थ को तो रखा, वेल्थ के साथ एक चीज और लिया है, वेलफेयर। और इन्होंने बोला ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? वेलफेयर। लेकिन वेलफेयर के लिए क्या चाहिए? वेल्थ चाहिए। इन्होंने ये बोला वेलफेयर के लिए वेल्थ चाहिए, सिर्फ वेल्थ नहीं होना चाहिए। तो वो इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि यार आपने जो मैन है, जो वेलफेयर वाला पार्ट है, उसको तो आपने किनारे कर दिया। ठीक है, दिस डेफिनेशन हैज गिवन अनड्यू एम्फेसिस ऑन वेल्थ and in the process has reduced the man to a secondary place in the study of economics. The ultimate objective of economics is to promote human and social welfare. Main objective क्या है? Human and social welfare. Wealth is only a mean to achieve this. Wealth एक mean है, जरिया है। Wealth के थ्रू वो welfare अचीव हो सकता है। तो तो इंपॉर्टेंट किसको देनी चाहिए? इसको या जरिए को? इसको देना चाहिए ना। बट आपने फोकस सिर्फ किस पे कर दिया है? वेल्थ पे कर दिया। ये तीन क्रिटिसिज्म समझ में आए? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? एक बार जल्दी से तीनों क्रिटिसिज्म रीड कर लो बुक से, याद हो जाएगी पूरी वेल्थ डेफिनेशन, उसके फीचर्स और क्रिटिसिज्म। इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलो, इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, ये रह गया था। एटलीस्ट 3 तो याद रखना, एटलीस्ट। ठीक है, 2 से 3 याद आपको रहने चाहिए, वो तुम्हारी मर्जी है। अभी तुम्हारे स्कूलों को ये कहते छोटा ला याद ही ना करो। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, टीचर क्या कहते नहीं, ये वाला ना याद करो, ये 2 पॉइंट ही याद करो। तो वहां क्या करोगे? तो छोटा कटवाई देंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी क्या है कि जो यहां पे डेफिनेशन है वो एक स्केर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट इग्नोर करती है। ध्यान दो जरा, इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या है कि नो कंट्री कैन प्रोड्यूस वॉट एवर दे वॉन्ट। नो कंट्री कैन प्रोड्यूस वॉट एवर दे वॉन्ट। किसी भी कंट्री के पास उतने रिसोर्सेज नहीं कि वो अपनी सारी नीड को पूरा कर ले। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, आप दुबई के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप सऊदी के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे हो, आप रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहे हो, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर रहे हो। आप उनको कुछ बेच रहे हो, वो आपको कुछ बेच रहे हैं। तो जो रिसोर्सेज उनके पास हैं वो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से चीजें बनाते हैं और वो आपको बेचते हैं, और आप अपने रिसोर्सेज के हिसाब से चीजें बनाते हो, उनको बेचते हो। आ रही बात समझ में? तो ये जो ट्रेडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब किसकी वजह से आया है? स्केर्सिटी की वजह से। रिसोर्सेज हमारे स्केर्स हैं। इकोनॉमिक जो पूरी हम लोग को पढ़नी पड़ रही ना, पूरी इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़नी पड़ी बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट क्या है? अनलिमिटेड है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम का रूट कॉज है। पूरी इकोनॉमी
जो आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रूट कॉज क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स। आपको जो चाहिए वो बहुत कुछ है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज बहुत कम है आपके पास, आप पूरा कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ऑफ स्केसिटी है, और वेल डेफिनेशन इस प्रॉब्लम ऑफ स्केसिटी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। प्रॉब्लम ऑफ स्केसिटी तीसरी डेफिनेशन में आती है। सीधे कहां आती है? तीसरी डेफिनेशन में। वेल्थ और वेलफेयर के टाइम में, क्योंकि रीजन, अब रीजन जो हमें लगता है कि रीजन क्या हो सकता है, उस टाइम इतनी बड़ी नहीं थी। बात समझो, जो नेशंस थे इतने बड़े नहीं थे, पॉपुलेशन कम हुआ करती थी। ठीक है, आरी बात समझे, आज के टाइम के कंपैरिजन में आज पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो नए नए रिसोर्सेज जरूरत है, नई नई कंट्रीज बन चुकी हैं। आज की अर्थ की पॉपुलेशन उस टाइम से बहुत कम रही होगी ना, तो इसलिए उन्होंने शायद इतना ध्यान ही नहीं दिया होगा। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ही स्टडी करके वो डेफिनेशंस बना रहे थे। जितना उन्होंने स्टडी किया, जितना समझा, उसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरी डेवलप कर दी होगी। ठीक है, तो इन्होंने प्रॉब्लम ऑफ स्केसिटी को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। प्रॉब्लम ऑफ स्केसिटी को इन्होंने कंसिडर नहीं किया। तो ये हमारी पूरी वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है।